कर लेते हैं। तो मैम बच्चे आप टेस्ट के बारे में क्या बोल रही थी, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। टेस्ट के बारे में मैं ये बोल रही थी कि अभी आपका टेस्ट होने वाला है इस संडे। तो 2 उसमें चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन सा आ रहा है? प्लांट किंगडम आ रहा है ना, और एक दूसरा कौन सा आ रहा है बच्चे? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं। इसके बाद फिर जुलाई में एक मेजर टेस्ट होगा जिसमें आपको स्कोर करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे इसमें भी स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वाला टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जुलाई में जो टेस्ट है आपका, ठीक है, 9 जुलाई के अप्रॉक्स आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, वो मेजर टेस्ट है, उसी में देखा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में, आप में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आपके पेरेंट्स को भी कॉल जाएगा, समझ गए? तो बहुत अच्छे से स्कोर करना है। उसमें आपके पढ़े हुए चैप्टर ही आएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये तीनों आएगा। और ये तीनों को बिल्कुल एकदम अच्छे से, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व कीजिए। फालतू वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं करने, एनसीईआरटी गो थ्रू ही करना है बच्चे। ओके मैम। मैम बैच में ठीक है, अब हम कैसे शिफ्ट होगा क्या? शिफ्ट होगा, अगर नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। पढ़ाई करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, चलो हम प्रभु का नाम लेकर के ये प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको अपने दिमाग में बिठा सके और अपने लाइफ में भी बिठा सके। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चे, सेल के बारे में बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो ना, आजकल तो क्लास 3 से सेल पढ़ाया जाता है। तो सेल के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हो, परिचित हो सेल से। सेल इज नोन एज द यूनिट ऑफ लाइफ। भाई हम सेल से ही मिलकर बने हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। हम स्टार्ट किए थे एक सिंगल सेल से और आज हम कितने हो गए हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल हो गए हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको सेल के बारे में, कि हमारी पूरी बॉडी में जितने सेल नहीं है ना, उससे ज्यादा क्या है पता है? उससे ज्यादा बैक्टीरियाज है। एक सेल के पास 9 बैक्टीरिया होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9 होते हैं। तो अगर 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो कितने बैक्टीरिया हो गए? 900 ट्रिलियन। समझ रहे हो? तो इतनी ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं बच्चे, सेल से भी ज्यादा। सो वी आर फुल बैग ऑफ बैक्टीरियाज, बट दीज बैक्टीरियाज आर गुड। ठीक है, ये बैक्टीरियाज बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। और बहुत सी यूनिक बातें आपको पता चलेंगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ही जीवन था, उसके बाद वो एक सेल में आ गया। क्लोरोप्लास्ट एक अलग ही लाइफ था, उसके बाद वो एक सेल में आ गया और फिर वो दोनों मिलके साथ में रहने लगे। और भी अच्छी अच्छी बातें हम जानेंगे सेल के बारे में। और सेल हमारा कंप्लीटली एक कैसा, एक स्मार्ट सिटी की तरह है। जैसे कंप्लीट स्मार्ट सिटी होता है ना, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, तो सेल अपने आप में कंप्लीट है। एक सिंगल सेल में ये कैपेबिलिटी होती है, एक सिंगल सेल को आप नरिश्ड एनवायरमेंट में रख दो और न्यूट्रिशन दे दो, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दो, तो वो सेल एक बहुत बड़े इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। तो आइए पढ़ते हैं सेल चैप्टर को मजेदार ट्रिक्स वगैरह के साथ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन नीट, इसका वेटेज क्या है भाई? क्या वेटेज है इसका? 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसका वेटेज क्या है बच्चे? 2 क्वेश्चन तक। तो 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स। ठीक है, तो 8 मार्क्स बच्चे इंपॉर्टेंट तो होता ही है। सेल की जो हम स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी को हम किसके अंदर लेकर के आते हैं बच्चे? सेल बायोलॉजी के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी। अगर मैंने बोला कि सेल बायोलॉजी पूरा कवर कर रही हूँ, मतलब मैं सेल के बारे में पूरी चीजें पढ़ूंगी। ठीक है, कंप्लीट सेल के बारे में पूरा इसका स्ट्रक्चर वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ूंगी। ठीक है, चलो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है? हमेशा की तरह हम चैप्टर को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स में, कि हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सेल बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? सेल कैसे, इसकी हिस्ट्री थी। ठीक है, सेल है क्या, कितने टाइप्स के सेल हैं,
फिर इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, कैसे कैसे ये डिस्कवर हुआ, पूरी इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। फिर सेल की थ्योरी, थ्योरी के एक्सेप्शन क्या क्या है। फिर सेल टाइप्स, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो मैं इसमें आपसे क्वेश्चन बहुत पूछूंगी कि ग्राम पॉजिटिव कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव कैसा होता है। प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे, ओके। फिर उसके बाद हम सेल ऑर्गेनलीज, एक एक सेल ऑर्गेनलीज, सेल के अंदर जाएंगे, जंप करेंगे और सेल ऑर्गेनलीज और उसके फंक्शन को पढ़ेंगे। वंदना आप आ गई, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। Okay. Now, cell and its discovery story. Cell is known as the structural and functional unit of living organism. ठीक है, ये हम जानते हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इतनी डेफिनेशन सबको आती होगी। व्हाट इज सेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये नहीं बोलोगे ना मोबाइल में जो होता है सेल, बायोलॉजी के नाम में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। देखो सेल दो तीन तरह का होता है ना। सेल, एक सेल होता है जिसमें कैदी रहते हैं, एक सेल होता है जो मोबाइल में होता है, एक सेल होता है, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। इसने यहाँ इतना सिर खाकर फिर अदर ऑप्शन चुन लिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने ना 10th क्लास से लगवा रखा था आकाश बायजूस में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, why the cell is known as structural and functional unit? किसी को पता है क्यों बोला जाता है? आपने 9th में पढ़ा है मैम क्योंकि ये बॉडी को शेप देता है। हाँ, एक मैम तो क्योंकि ज़ायगोट से मैम बनते हैं। क्योंकि हर फंक्शन इससे ही शुरू होता है। नहीं करेगी क्योंकि मैम इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता जो लिविंग थिंग्स में हो। मैम ये और पूरा कोई? बेस बनाता है। सेल से ही, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज बनते हैं। 9th में मैम इसका इसका आंसर और क्या लिखा था? Ma'am, without cells, there is no living creature. मैम 9th में इसका ये क्वेश्चन था बच्चे। ऑर्गेनिज्म के Ma'am, because all ये मतलब organisms are made from सौ आंसर मिल रहा है मुझे। Ma'am, cell is 9th the में ये key of क्वेश्चन life. था बच्चे एनसीईआरटी में। हाँ, हाउस की ब्रिक मैम क्योंकि होती है, हमारी बॉडी में सारे फंक्शन सेलुलर लेवल पे होते हैं। होती है। ओके, चलो मैं इसका आंसर मतलब आपने मिला जुला आंसर बताया। किसी ने स्ट्रक्चरल क्यों है इसका आंसर बताया, किसी ने फंक्शनल क्यों है इसका आंसर बताया, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बिकॉज सेल मेक द कंप्लीट बॉडी। सेल गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन बनाता है? सेल बनता है, सेल बनाता है, ठीक है। सेल एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे एक एक ईंट को जोड़ करके हम घर का डिजाइन बनाते हैं ना, तो वैसे ही एक एक सेल जुड़कर हमारे ऑर्गन का डिजाइन बनाता है, हमारे पूरे बॉडी का डिजाइन बनाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल unit of living organism. Why cell is known as the functional unit? Because each and every function performed by our organ is actually performed in cellular level ना। अगर मैं बोलूं कि लंग्स हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, तो क्या लंग्स कर ले रहा है? कौन कर रहा है? उसके अंदर जो प्रेजेंट है सेल, वो कर रहे हैं ना, एक एक सेल कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो लीवर है, लीवर टॉक्सिन को हटा रहा है, ठीक है, लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है, तो क्या लीवर कर रहा है? उसके एक एक सेल मिलकर कर रहे हैं ना, उसके एक एक सेल जो हिपैटोसाइट्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, तब जाकर के वो आपका कंप्लीटली काम कर रहा है। तो भाई जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते हैं कि मान लो अवंती काम कर रही है, तो क्या अवंती काम कर रहा है? अवंती कि एक एक टीचर, एक एक लोग, यहाँ जितने हैं यूनिट इसके, वो सारी काम कर रही है ना, समझ रहे हो? तब जाकर के हम फाइनली क्या बोलते हैं? अवंती हमारे लिए काम कर रहा है। तो वैसे ही बच्चे एक एक फंक्शन जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, ईच एंड एवरी फंक्शन परफॉर्म बाय आवर बॉडी पार्ट्स इज एक्चुअली परफॉर्म बाय द सेल। एक एक नेफ्रॉन काम कर रहे हैं, एक एक न्यूरॉन काम कर रहे हैं, तब जाके हम सोच पा रहे हैं। एक एक नेफ्रॉन काम कर रहा है, तब जाके हम एक्सक्रीट कर पा रहे हैं। ओके, सो यू गॉट द आंसर।
ठीक है। अब इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है भाई, यहीं से लाइफ शुरू ही होती है, एक जाइगोट से लाइफ शुरू होती है ना, एक जाइगोट से, है ना। नाउ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जैसे एक एक ईंट से जोड़ करके हमारा क्या बनता है, सबसे पहले एक दीवार बनती है, दीवार से फिर एक रूम बनता है, रूम कलेक्ट कर करके एक हमारा क्या बन जाता है, घर बनता है। वैसे ही एक दीवार से हमारी टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से फिर हमारा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। सो बच्चे डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वंस अपॉन अ टाइम इन 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक वो क्या कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि उनसे एक डिस्कवरी हो जाएगी। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक अपना असेंबल किया था और माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, असेंबल करके माइक्रोस्कोप बनाया। तो उन्होंने सोचा चलो इसके नीचे कुछ देखा जाए। तो उन्होंने क्या लिया, कॉर्क लिया। कॉर्क समझते हैं ना, जो ढक्कन होती है कांच की शीशी में हम डालते हैं ना ढक्कन, ठीक है, लकड़ी वाले। तो उन्होंने उसको जस्ट कट किया, पतली सी स्लाइस, एंड ही ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या देखा उन्होंने, ही सॉ सम हेक्सागोनल, ठीक है, ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा उन्होंने। तो इन्होंने इसको क्या बोला बच्चे, नाम क्या दिया, सेल। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने नाम क्या दिया था, सेलुला। इन्होंने क्या नाम दिया था, सेलुला, क्योंकि इनके लैंग्वेज में इन्होंने क्या नाम दिया था बच्चे, सेलुला। तो सेलुला वाज द, क्यों नाम सेलुला दिया, क्योंकि एक कंपार्टमेंट की तरह था, एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। और उस समय जो सेलुला वर्ड होता था ना, वो एक मॉन्क के रूम के लिए भी होता था, और उन मॉन्क का रूम ना बिल्कुल वैसा ही होता था। ठीक है, इसलिए भी उन्होंने इसका नाम क्या रखा, सेलुला। सो सेलुला इज कंपार्टमेंट, ठीक है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नाउ उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई उस समय बहुत ज्यादा चलन चल रही थी कि हमको माइक्रोस्कोप बनाना है, माइक्रोस्कोप बनाना है। तो एंटोन वॉन लीवनहुक 1674 में इन्होंने, ये एक्चुअली अपने अंकल के यहाँ जॉब करते थे। जॉब क्या मतलब, अंकल के साथ बैठते थे, तो उनकी स्पेक्टिकल्स वगैरह की शॉप थी और ग्लासेस वगैरह वहाँ बहुत सारे रहते थे, अलग अलग पावर के और इसके। तो वो ऐसे ही असेंबल करके उन्होंने क्या बनाया, एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उनको मन हुआ कि मैं कुछ देखूं इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या किए, वो पॉन्ड का वाटर ले आए, पॉन्ड का वाटर लेकर के आए, और उन्होंने जब उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्क्यूल्स क्या मतलब, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ ऐसे कंबाइन, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एक साथ। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल्क्यूल्स। माइक्रोस्कोपिक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ देखा, उसको क्या नाम दिया, एनिमल्क्यूल्स। ओके, सो यहां से क्वेश्चन आपका क्या आता है बच्चे, हु डिस्कवर्ड आपका डेड सेल एंड हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल देखा था, डेड सेल। कॉर्क क्या होता है, डेड होता है ना। एंड इन्होंने, एंटन वॉन लीवनहुक ने क्या देखा था, लिविंग सेल। लिविंग सेल। इनको किस में मिला, पॉन्ड वाटर में मिला। किस में मिला बच्चे, पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर। ठीक है, पॉन्ड वाटर में मिला। अब याद कैसे रखोगे, देखो लिविन नाम से लग रहा है ना, लिविंग है, लिविन से लग रहा है कि लिविंग है। तो लिविन ने क्या देखा, लिविंग देखा, लिविन ने क्या देखा, लिविंग देखा। ठीक है, और रॉबर्ट हुक तो सबसे पहले देखे थे, तो भाई वो क्या देखे थे, डेड सेल देखे थे। कॉर्क देखा ना, बॉटल की ढक्कन, वो तो मरी हुई होती है, जिंदा थोड़ी होती है। तो आप लोगों ने कभी स्कूल में सेल देखा है, यस मैम। देखा है ना? No, ma'am. तो चीक वाला देखा है या अनियन पील वाला देखा है, अनियन पील। अनियन पील। ओके गुड। मैम तो बनाया हुआ आप लोगों ने, किसने डिस्कवर करा था? तो आप लोगों ने बनाया हुआ है, उसमें सैफरनिन वगैरह सब डाल के, मिथाइलिन Yes, ब्लू ma'am. और यस मैम। ग्लिसरीन वगैरह डाल के। ओके गुड। तो लिविंग सेल देखने में बहुत मजा आता है, आप देखोगे कि उसमें मूव करते हुए दिखते हैं चीजें, देखा है ना। यस मैम। हाँ,
उसमें आपको मूव करता हुआ दिखेगा सब कुछ। वेरी गुड। मैम हाँ, मैम माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर करा है? माइक्रोस्कोप आपका किसने किया है भाई? अभी मेरे मुंह पे नाम था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। उसके बाद माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की है? बेंथम हुक? नहीं नहीं नहीं, चलो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, मेरे को अभी मुंह पे नाम था, अभी आपने पूछा तो लग रहा है जैसे ब्लैंक हो गया। मैम हाँ हाँ बोलो। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक दो अलग अलग पर्सन है? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। वो भी कब किया था? जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था ना, उसके बाद। ठीक है, मैम ज़ेकेरिया जॉनसन ने करा था ना माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। नहीं नहीं, एक और नाम है बच्चे, बेंथम तो मेरे दिमाग में भी अभी है, अभी मैंने बोला भी नाम, लेकिन एक और नाम है। रुको मुझे याद करने दो, बहुत सारे नाम अभी दिमाग में घूम रहे हैं। ठीक है, चलो। मैम ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो है सेल से मिलके बने होते हैं, वो जो है लीवन हुक ने उनको देखा था। हाँ ठीक है, उन्होंने क्या देखा था बच्चे? लिवन हुक ने जब पॉन्ड वाटर लेकर के आए तो बहुत सारे उसमें क्या देखे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे और उनके सेल देखे थे, तो उन्हीं को उन्होंने क्या बोला? एनिमलक्यूल्स। एक साथ देखा ना सबको, तो उन्होंने क्या बोला? एनिमलक्यूल्स है। ओके, तो बहुत मैम, सारे लिविंग सेल एक एंटोनी साथ वैन देखे। लीeuwenhoek को हाँ तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं ना? हाँ, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला ऐसा माइक्रोस्कोप असेंबल किया था जिससे इतना क्लियर दिख सकता था। क्योंकि रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से ना इतना क्लियर विजुअल नहीं था, इतना मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था। सिर्फ क्या दिख रहा था कि साइड सराउंडेड में क्या है, एक स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ और मैम फर्स्ट आउटसाइड इन्वेंशन तो क्या है, एक क्या फर्स्ट इन्वेंशन? मैम फर्स्ट टाइम तो ज़ेकेरिया जेनसन ने किए थे इन्वेंट। देखो इसकी डिस्कवरी अलग अलग, देखो बहुत तरह का माइक्रोस्कोप होता है आपका। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, अलग अलग तरह का माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी अलग अलग लोगों ने की थी। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने असेंबल करके इन लोगों ने भी बनाया था। रॉबर्ट हुक ने भी बनाया था, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने भी बनाया था, इन सब ने अपना अपना ही बनाया था। ठीक है, असेंबल कर करके। ओके, मैं अभी आपको, मेरे को बस नाम याद आ जाए। Every cell has its own life span and cell are of different size and shape. हर सेल, जितने भी सेल है ना, सबका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। जैसे कुछ सेल का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, किसी का 3 to 4 डेज होता है, किसी का कुछ मिनट होता है। जैसे आपके जो आरबीसीज होते हैं उनका 120 होता है। ठीक है, फिर आपके डब्ल्यूबीसीज वगैरह का 2 से 3 दिन या फिर कुछ ज्यादा भी जी जाते हैं, वो तो फौजी होते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसीज आर लाइक जैसे फौज में गए हुए लोग, फौज में गए हुए लोग तुरंत भी मर सकते हैं ना, और उनकी लाइफ ज्यादा भी हो सकती है। तो वैसे होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, और आरबीसी का तो फिक्स है 120 होता है। एंड देन ऐसे ही करके जितने भी सेल हैं, जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन की लाइफ साइकिल जो होती है बहुत ही लॉन्ग होती है, ये सबसे ज्यादा जिंदा रहता है। और एक बार डेड हो गया तो फिर उसके जगह पे जल्दी न्यूरॉन बनते नहीं है, बहुत शिद्दत लगती है। नाउ साइज इसका 0.2 माइक्रोमीटर से 1.5 मीटर तक हो सकता है। 0.2 माइक्रोमीटर सबसे छोटा, जो कि माइकोप्लाज्मा का होता है। माइकोप्लाज्मा मैंने बताया हुआ है आपको, पपलू याद है? ये पपलू के बारे में, यस मैम। माइकोप्लाज्मा बताया हुआ पपलू है ये। ठीक है, ओके। ये किस में आता है बच्चे? बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया ये सब पढ़ाया था ना आपको, उसी में आता है ये आपका। ओके, अच्छा इसको पपलू मैंने क्यों बोला था याद है? पीपीएलओ क्यों बोला था? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसको मैंने पपलू बोला था, क्यों बोला था? मैम क्योंकि शायद ये मिमिक्री टाइप नहीं थी। नो मैम, ये इसके पास क्या नहीं था बताओ? इसके पास सेल वॉल नहीं थी भाई, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होनी चाहिए ना, इसके पास सेल वॉल नहीं थी, तभी तो मैंने इसको बोला था ये कैसा पपलू है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। हाँ ठीक है, और इसकी साइज क्या होती है? 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है। फिर है आपका 1.5 मीटर
सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, कौन है वो? दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल बहुत लंबा होता है, ठीक है, 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होता है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है बच्चे? ऑस्ट्रिच एग। एंड स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन हो सकता है? आरबीसी हो सकता है, लेकिन आरबीसी से भी छोटा कौन होता है? स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म होता है। एंड फिर आपका जो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन होगा? न्यूरॉन। वो तो लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम, ठीक है। मैम मैम जो न्यूरॉन है वो नेकेड आई से भी विजिबल होगा? न्यूरॉन आपका नेकेड आई से भी विजिबल हो जाएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 1.5 मीटर है, ठीक है। नाउ शेप की बात करें तो कोई राउंड शेप का होता है, हर जितने भी सेल हैं वो सभी के सभी एक शेप के नहीं होते। कोई राउंड शेप का होता है, कोई स्पिंडल, कोई ब्रांच, कोई अमीबॉइड शेप का होता है। राउंड शेप का कौन कौन होता है? आरबीसी, ओवम। स्पिंडल शेप का आपके मसल सेल, वो स्पिंडल सेल के स्पिंडल शेप के होते हैं। ब्रांच्ड कौन होगा? नर्व सेल होगा। नर्व सेल आपने देखा हुआ है, मैंने पढ़ाया भी है आपको। नर्व Yes, सेल कैसा ma'am. लगता है आपका? जैसा लगता है कि चार्जर है ना, मोबाइल का चार्जर, उस टाइप का। अमीबॉइड कौन होगा? डब्ल्यूबीसी होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट शेप के आपके क्या मिल जाते हैं? सेल मिल जाते हैं। फिर आपका स्पर्म सेल कैसा देखने में लगता है? फ्लैजिलेटेड, है ना। स्पर्म सेल कैसा है आपका? फ्लैजिलेटेड, है ना। ओके, Yes, ma'am. नाउ अब देखो एक वर्ड आता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी होता है कि अ पोटेंशियल टू ग्रो इनटू न्यू ऑर्गन। हर एक जो हमारा जो सेल होता है ना, एक जो सिंगल सेल होता है, स्पेशली जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल किसको बोलते हैं? जो आपका डेवलपमेंट, जिस समय आप डेवलप कर रहे हैं, एक जाइगोट से बड़े हो रहे हैं, तो एक जाइगोट का जो वो सेल है वो डिवाइड होते 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 बच्चे अलग अलग चीजों में नहीं डिवाइड हो जाता है, अलग अलग चीजों में मतलब डिफरेंशिएट कर जाता है। जैसे कोई बोलता है कि मैं स्टमक बनाऊंगा, कोई सेल डिवाइड होना शुरू होता है और वो स्टमक बना देता है। कोई सेल डिवाइड होकर किडनी बना देता है, कोई सेल डिवाइड होकर के न्यूरॉन बना देता है, कोई सेल डिवाइड होकर क्या बोलता है कि भाई मुझे ब्रेन बनाना है पूरा का पूरा। तो इस तरह से उनमें एक पोटेंशियल है कि वो एक नए तरह का कुछ बना सकते हैं, नए तरह का ऑर्गन बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी जैसे अभी जब आप 10th में थे, उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग सब्जेक्ट चुन लेंगे और अभी आप में ये पोटेंशियल है कि आप कुछ नया कर सकते हैं। कोई आर्ट्स लेकर के आईएएस बनना चाहेगा, कोई मैथ लेकर के इंजीनियर बनना चाहेगा, है ना। तो अभी आप टोटीपोटेंसी वाले स्टेज पे, अभी क्या है? आप स्टेम सेल है, अभी जो पढ़ेंगे वही बन जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे सेल के पास सेल क्या होती है? उनमें एक टोटीपोटेंसी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली द जाइगोट। मैम स्टेम सेल में होगा टोटीपोटेंसी? हाँ, जो हमारा जाइगोट है बच्चे, जाइगोट डेवलप हो करके एक स्टेज बनाता है, एक स्टेज ऐसा बनाता है जो फिर किसी भी उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट करता जाता है, वो अलग अलग पार्ट में बट जाता है। कोई आरबीसी बना लेता है, कोई ओवम सेल बनाता है, कोई कुछ सेल बनाता है, अलग अलग तरह के वो सेल बना लेते हैं, ठीक है। और इन्हीं स्टेम सेल को रखा जाता है। बहुत जो रिच लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपने बच्चों के स्टेम सेल को रखवा लेते हैं, ठीक है। जब वो ये होती है ना, डिलीवरी होती है, उस समय जो अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह होता है उसको काट के रख लिया जाता है, उसमें स्टेम सेल पाए जाते हैं, उसको रखा जाता है प्रिजर्व करके। एंड देन फिर जब मान लो कभी कैंसर वगैरह कुछ हुआ या कोई अलग बीमारी हुई, तो उस समय उसको यूज मैम किया जाता है। बहुत फॉरेन में भी होता है इसका। हाँ, उधर ही ज्यादा होता है, ठीक है। इधर के लोग तो भाई बच्चे खाने उनकी जो बेटी है उसका भी रखवाया गया है, आराध्या का। खाने में और यहाँ के लोग पहनने में ही परेशान है, उतना उसी से नहीं बचता। नाउ सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय सिल्डन एंड स्वान, ठीक है। सिल्डन कौन थे बच्चे? बॉटैनिस्ट थे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे,
ओके, सिल्डन क्या थे? बॉटनिस्ट थे, याद रखना है। और स्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। तो स्वान से ऐसे याद रखो ना भाई, स्वान क्या है? स्वान एक पक्षी है ना, स्वान एक पक्षी है। तो स्वान पक्षी को हम किस में पढ़ेंगे? जूलॉजी में पढ़ेंगे ना, जूलॉजी में ही पढ़ेंगे। तो स्वान जो है वो क्या है? जूलॉजिस्ट है। और सिल्डन क्या है? वो बॉटनिस्ट है। ठीक है, इन दोनों ने स्वान फल का नाम इन्होंने रखा था। क्या? स्वान फल का नाम इन्होंने रखा था। स्वान भाई इनका नाम ही है। ठीक है, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सिल्डन ने 1838 में पढ़ाई की थी सेल के बारे में, और स्वान ने जो कि जूलॉजिस्ट थे उन्होंने 1839 में पढ़ाई की थी। किसके बारे में? सेल के बारे में। इन दोनों ने अलग अलग जगह में अपनी अपनी जगह अलग अलग जगह रह रहे थे, और इन दोनों ने सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। क्या पढ़ा? सिल्डन ने क्या पढ़ा? सिल्डन तो भाई बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट सेल पढ़ा। इन्होंने क्या पढ़ा? प्लांट सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग तरह के सेल मिलते हैं, प्लांट में अलग अलग तरह के सेल मिलते हैं, और ये जो सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारी अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, इतनी बातें इन्होंने बता दी। उसके बाद हाँ, स्वान ने ही स्वान सेल डिस्कवर की थी, इसीलिए उसका नाम स्वान। 9th में भी है ना। हाँ, स्वान सेल। स्वान सेल आप कहाँ देखते हो? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन में ना स्वान सेल स्वान सेल की रैपिंग की जाती है, अभी आप पढ़ेंगे। ओके, और जो स्वान है उन्होंने क्या पढ़ा? एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल देखा। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई एनिमल्स जो है अलग अलग तरह के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। उसके बाद ये यहीं पे नहीं रुक गए, इन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है उसके चारों ओर एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है। एनिमल में बहुत सारे सेल हैं और हर सेल के चारों ओर क्या है? बाउंड्री है। इन्होंने उसका नाम नहीं दिया, उसका नाम आपको पता है ना आज के डेट में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा, अलग अलग नाम से Yes. बुलाया जाता है इसको। ठीक है, तो इन्होंने वो नाम नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने बोला कि हर सेल के चारों ओर ना एक बाउंड्री होती है। फिर इन्होंने सोचा कि चलो प्लांट सेल को देखा जाए, तो इन्होंने एनिमल सेल के बाद प्लांट सेल को भी देखा। इन्होंने बोला कि भाई प्लांट सेल के चारों ओर भी वो बाउंड्री होती है, लेकिन प्लांट सेल में एक और खास बात है कि उस बाउंड्री के चारों ओर प्लांट सेल में क्या होता है? एक सेल वॉल होता है। ठीक है, तो इन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों देखा, और इन दोनों ने मिल करके फाइनली 1855 में थियोरी रखी। ठीक है, क्या थियोरी रखी? कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर आप जिंदा हैं तो आप में क्या है? सेल है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए एक जो बेसिक क्राइटेरिया, एक सेल भी तो है ना, कि अगर आप लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? कि भाई आपके पास सेल होना चाहिए। तो सेल है या नहीं है उसके आधार पे भी तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर। ठीक है, सेलुलर में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, और नॉन सेलुलर में कौन आता है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ वायरस एंड वायरॉइड। ठीक है, और सेलुलर में ऑल लिविंग क्रिएचर, ऑल लिविंग क्रिएचर। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, अगर वो अपने आप को लिविंग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए प्यारा सा सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इन दोनों ने यही पढ़ाई की, और इन दोनों ने बोला कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल के बने हैं और कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बने हुए हैं। और इन्होंने एक और चीज बताई कि सेल के चारों ओर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि प्लांट सेल के पास है क्या? एक खास प्रोटेक्शन दैट इज नोन एज द सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद और इन्होंने क्या बताया था कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल के अंदर पावर जनरेटिंग मैकेनिज्म भी होता है। ये सारी बातें इन्होंने बताई, और ये सारी बातों को लेकर के दुनिया के सामने आए। तो दुनिया वालों ने बोला वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन किसी ने सवाल खड़ा कर दिया
ये बताओ कि ये नए सेल आए कहाँ से, ये जो सेल जो है ये आया कहाँ से। ठीक है, अब मुर्गी तो खा ली, अंडे भी खा लिए, अब पूछ रहे हैं खाने के बाद कि अंडा आया कहाँ से। ठीक है, तो हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। ओके, तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद कौन आए, रुडोल्फ विर्चॉ। कौन आए बच्चे, रुडोल्फ विर्चॉ आए। रुडोल्फ विर्चॉ ने विचार किया, सॉरी, रुडोल्फ विर्चॉ ने बच्चे विचार किया, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। वो भी इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, रुडोल्फ विर्चॉ ने विचार किया 1858 में, और रुडोल्फ विर्चॉ ने विचार करके क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है बच्चे। हु गेव ओमनी सेलुला ई सेलुला, किन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो क्या मीनिंग था, इन्होंने भाई अपने भाषा में बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, ग्रीक होगा। फिर इसका मतलब क्या है, ऑल सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी न्यू सेल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, अपने पेरेंट सेल से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। जो भी नए सेल बनते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, रुडोल्फ विर्चॉ ने ये बात बता दी। तो ये क्या बन गया बच्चे, सेल थ्योरी बन गया। द 3 फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ द सेल थ्योरी क्या क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं एंड सेल प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, सो दैट सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस इन सेल, सो सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखो दोनों का आंसर मिल गया ना आपको, स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, फंक्शनल क्यों बोलते हैं, मिल गया आंसर यहाँ पे। नाउ सेल ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये लास्ट पॉइंट था। इसके अलावा सेल थियरी में बहुत सारी दुनिया भर के पॉइंट्स थे बच्चे, कि सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल में सेल अपना मतलब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी दुनिया भर की बातें थी। लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में लिखा आपको वही पढ़ना है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद था कि भाई सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, सेल का शेप ऐसा होता है, बहुत सारी बातें थी। लेकिन फिर उसका एक्सेप्शन आया, कि एक्सेप्शन एक क्या था कि भाई इन्होंने सबने मैम आवाज ब्रेक हो गई। मेरी वीडियो स्टक हुई ना। यस मैम। जो मसल सेल होता है बच्चे, हमने पढ़ा है ना मसल सेल क्या होता है। यस मैम। मसल सेल में भाई बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, इलोंगेटेड होता है, एक तो लंबी साइज होती है इसकी, स्पिंडल शेप होता है, एंड फिर उसके बाद इसमें क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ओके, तो ये हाँ मैम इस चैप्टर में जो बहुत सारे ईयर्स हैं उन्हें याद करना पड़ेगा। ईयर्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ईयर्स पे आपको बार बार मार्क कर रही हूँ, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके मैम। मैम एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन बच्चे वही था कि भाई जो इन्होंने क्या बोला, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन देखो, अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे सेल ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और जैसे आपका एग्जांपल मसल सेल हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे आपका मैच्योर आरबीसी, वो इन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेप्शंस बहुत सारे थे। नाउ टाइप्स ऑफ सेल हैं, टाइप्स ऑफ सेल। लेकिन टाइप्स ऑफ सेल कराने से पहले मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। मुझे ये बताइए कि सेल से छोटा होता है, सेल से भी स्मॉलर होता है आपका सेल ऑर्गेनेली। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेली। तो हम इसको क्यों नहीं बोलते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, भाई उससे छोटा मैम तो क्योंकि वो है। सेल के अंदर ये सारे होते हैं। मैम जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल ऑर्गेनेली। और कोई सेल की बेसिक यूनिट है। मैम सेल सारे काम करता है, सेल ऑर्गेनली डिफरेंट मतलब उनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, तो वो मिलके एक काम सेल के अंदर करते
यस मैम। नहीं मैम, ये बेस है सेल का। सेल एक ऑर्गेनाइजेशन है। और कोई भाई सोचो मैम थोड़ा। मैम क्यों? मैम सेल ऑर्गेनली ही सेल का सारा काम करती है। देखो, सेल ऑर्गेनली जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली कि सेल के जो ऑर्गेनली होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं और फिर मिला करके हमारा क्या बनता है, सेल, है ना। काम एक्चुअली वही कर रहा है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर मान लो स्कूल की ही बात करो तो सभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, अलग अलग टीचर अलग काम कर रहा है, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ अलग काम कर रहा है, अकाउंट अलग काम कर रहा है, और लेकिन वो है क्या, मेनली वो फंक्शन कौन कर रहा है, स्कूल, है ना। हम क्या बोलते हैं, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे हम इसका एक एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, व्हाई द सेल ऑर्गेनली इज नॉट नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज अगर आप सेल को लेकर के डाल दोगे न्यूट्रिशनल मीडियम में तो ये ग्रो करके, ये सेल ग्रो करके मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, कन्वर्ट टिश्यू। मैम टिश्यू में, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हमेशा टिश्यू बना ऐसा जरूरी नहीं है ना। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भाई ये एक बैक्टीरिया बन के भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है ना, तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ऑर्गेनली कन्वर्ट हो सकता है? नो मैम। बताओ। नो मैम। नहीं हो सकता ना। तो ये बेसिक यूनिट कहाँ से हुआ, है ना। ऑर्गेनली को अगर आप ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया को ले लो और बोलो कि भाई बना पूरा पूरा कंप्लीट नेहा बनाओ, नहीं बना पाएगा। पूरा कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट ले लो, पूरा कंप्लीट आप प्लांट बना दो, नहीं बना पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये ग्रो हो चीज में क्या डालेंगे? न्यूट्रिशन मीडियम। न्यूट्रिशन मीडियम मतलब जैसे बच्चे, एक सेल जब मदर के वोम्ब में डेवलप होता है ना तो उसको वो सारी न्यूट्रिशन मिलती हैं तभी जाके, जैसे प्रोटीन मिलता है बहुत सारा, हाँ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लिपिड मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, हार्मोन्स मिलते हैं, तो वो सारी चीजें मिलती है तब जाके वो ग्रो हो पाता है। नहीं मिलेगा तो वो डेथ कर जाएगा ना। मैम जैसे एटम इज द बेसिक यूनिट बट उसके भी सब पार्टिकल्स हैं, हाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ। चलो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसका आंसर आप लोग करेंगे मुझे। देखो, यूनिसेलुलर सेल कौन होगा? बस वन सेल। यूनिसेलुलर जिनके पास सिंगल सेल होगा भाई। बैक्टीरिया। हाँ, मल्टीसेलुलर जिनके पास मैनी मैम सेल, बहुत सारी सेल से बने हैं मैम। मैनी सेल या फिर मोर देन वन सेल, ठीक है। तो सिंगल सेल का एग्जांपल बताओ, मैनी सेल वाले का। अमीबा। अमीबा, टू एनिमेलिया। यस। और आपका मल्टीसेलुलर का एग्जांपल? ह्यूमन। प्लांट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन हो गया आपका, ठीक है, मल्टीसेलुलर। नाउ इतनी बात तो समझ में आ गई कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है। तो दो तरह का सेल होता है हमारे पास और दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर मल्टीसेलुलर है तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कौन होते हैं, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे बच्चे? मैम ये प्रिमिटिव सेल, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और अदर सेल न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बच्चे, मैं आपको पहले भी पढ़ा ही चुकी हूँ इसके बारे में। प्रो मतलब पहले, बिफोर, पुराने। कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले ये ऐसे सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, बहुत ही गरीब टाइप के। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गरीब टाइप का सेल है तो वो कौन है, प्रोकैरियोट्स है। हाँ, प्रोकैरियोट्स किस में पाया जाता है बच्चे? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, किस में पाया जाता है? बताओ। पूरे के पूरे मोनेरा किंगडम में,
मोनेरा में बच्चे क्या मिलेगा? प्रोकैरियोट्स, है ना। और उसके बाद सब में क्या मिलेगा? यूकैरियोट। ठीक है। तो भाई मोनेरा के पास, मोनेरा इतना गरीब है कि इसको एक ही, इसके सारे ऑर्गेनली एक ही रूम में रहते हैं, अलग अलग इनके पास चैम्बर नहीं है। जैसे मतलब कोई एक बंदा है जो एक ही रूम में रह रहा है और एज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे स्टडी रूम है, इस टाइप का। लेकिन यूकैरियोट्स किस तरह के लोग हैं, किस तरह के हैं? थोड़े अमीर वाले, है ना, इनके पास थोड़े nucleus अमीर होता है। वाले सेल आफ्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होता बच्चे, सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होता, Yes, ma'am. इनके पास ये न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनली हैं, जितने भी ऑर्गेनली हैं उनके चारों ओर क्या है? अलग से मेम्ब्रेन। Membrane. ठीक है, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, इनके पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड Organelle. ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली। और इनके ऑर्गेनली ऐसे ही बिखरे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, चलो, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट समझ में आ गया। प्रोकैरियोट्स में हमको पता है किस तरह का राइबोसोम देखने को मिलता है। पता है आपको राइबोसोम कैसा देखने को मिलता है? बताओ थोड़ा। 70S राइबोसोम। यस, इनमें 70S राइबोसोम होता है। और इनमें कैसा राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम होता है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि 70S राइबोसोम में आपने पढ़ा होगा कि 50 होता है और 30 होता है। 70S डिवाइडेड इनटू 50 एंड 30 सब Yes, यूनिट। ma'am. लेकिन वो 70 क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 80S राइबोसोम में आपने पढ़ा होगा 60 और 40 का डिवीजन होता है। तो 40S। 60 40 तो 100 होना चाहिए, 80 क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, चलो। मैम हाँ, मैम एक बार जो क्या बता दो? स्लाइड पीछे करना मैम। अच्छा, मैम एक बार दोनों में डिफरेंस फिर से बताना, आवाज कट हो रही है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में यस मैम। देखो बच्चे, प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब पहले, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है, और यूकैरियोट्स, यू मतलब आफ्टर, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। कैरियोट्स वर्ड कहीं भी देखो इसका मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, और सारे ऑर्गेनलीज के पास भी अलग अलग मेम्ब्रेन थे। तो ये थोड़े रईस टाइप के थे, मतलब ऐसा घर जिसमें अलग अलग रूम हो। जैसे किचन के लिए अलग वॉल है ना, बेडरूम के लिए अलग वॉल है, ऐसी होती है ना सबके घर में, अलग अलग वॉल। और अगर कोई एक सिंगल रूम में रह रहा है जहाँ कोई वॉल नहीं है, एक कोने में एज्यूम कर रहे हैं कि नहा रहे हैं, एक कोने में एज्यूम कर रहे हैं खाना बना रहे हैं, है ना, तो वैसा वैसा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बिल्कुल अलग अलग जो कवर्ड है कमरा, उस टाइप का। ठीक है, चलो। प्रोकैरियोटिक सेल में 3 मेम्ब्रेन होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आउटर, मिडल एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मिडल में, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है बच्चे? ग्लाइकोकैलिक्स, ऑलरेडी पढ़ाई हूँ मैं। Yes, ma'am. ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड हो सकता है और स्टिकी हो सकता है। अगर वो हार्ड है तो इसका तो मतलब वो क्या है? capsule. कैप्सूल है। Capsule. स्टिकी है तो Sticky है तो slime. चिपका सा स्लाइम होता है। ठीक है, और ये किसके बने हुए होते हैं बच्चे? पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना और अटैच होना, प्रोटेक्शन करना और अटैच होना, एक दूसरे से अटैच होना, एक दूसरे से चिपक जाना। मिडिल, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल के बाद क्या देखने को मिलता है? सेल वॉल। उसके बाद क्या देखने को मिलता है? सेल वॉल। सेल वॉल किसका मिलकर के बना है? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि नाग और नैम का मिलके बना होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये शॉर्ट में जान लो, पेप्टिडोग्लाइकन नाग और प्लस नैम का मिलकर बना होता है। ये सभी क्या है? पॉलीसेकेराइड है बच्चे। ठीक है, नाउ जो सेल वॉल है, सेल वॉल अलग अलग तरह के मिलते हैं। सेल वॉल, कोई सेल वॉल थिक होती है, कोई सेल वॉल बहुत थिन होती है। तो उसके आधार पे हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो कोई बच्चा मुझे, जो होनहार बच्चा जिसको याद है थोड़ा भी,
मुझे बता दो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक होती है या सेल वॉल थिन होती है पॉजिटिव वाले में? मैम सेल वॉल मैम थिक होती है पॉजिटिव वाले में। यस, सेल वॉल क्या होती है बच्चे? पॉजिटिव वाले में थिक होती ठीक होती है ना? उसकी सेल वॉल तो थिक होती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं होती है अलग से? प्रोटीन की लेयर। हाँ, जैकेट नहीं होती है, लिपोप्रोटीन वाली लेयर नहीं होती है। जो जैकेट पहन के कौन आता है? ग्राम नेगेटिव वाला। इसीलिए उस पे होली का रंग नहीं चढ़ता है, इसीलिए जो डाई हम डालते हैं, हाँ, वो रंग नहीं चढ़ता है। ठीक है, और ग्राम क्यों वर्ड यूज किया गया है बताओ? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम ग्राम। मैम उनका नाम ग्राम। यस, वेरी गुड, उनका नाम ही था, इसलिए उन्होंने क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन हो गया? जो स्टेन में कलर दिखा दिया, और नेगेटिव कौन हो गया? जो स्टेन में कलर नहीं दिखाया। ठीक है, मतलब जिसपे उन्होंने क्या किया? दो तरह के बैक्टीरिया पे रंग डाला, जो रंग से भीग गया, जो रंग बिरंगा हो गया, वो क्या हो गया? पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। और जो रंग बिरंगा नहीं हुआ, वो क्या हो गया? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव वाला नेगेटिव क्यों रह गया? क्योंकि उसने एक अलग तरह की जैकेट पहनी हुई थी, दैट इज लिपोप्रोटीन की जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? उस पे रंग नहीं चढ़ा। जैसे आप क्या करते हैं? होली खेलने जाते हैं तो तेल लगा के जाते हैं ना, बिल्कुल पूरे बॉडी में, ताकि दोस्त चाहे कितना भी गाढ़ा रंग क्यों ना लेकर के आए आप पे, वो रंग नहीं चढ़े, है ना, और आप उसका मजाक उड़ा सके दोस्त का दूसरे दिन। तो जब आप ऑयल लगा के जाते हैं, जब आप बहुत सारे हैक्स यूज करके जाते हैं, तो आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ता है। और वही जो आपका दोस्त बेवकूफ, जिसने लिपोप्रोटीन नहीं लीपा है अपने शरीर में, तो वो क्या होता है? बिल्कुल, है ना, रंग बिरंगा दिखता है, रंग बिरंगा दिखता है, बिल्कुल 1-2 सप्ताह तक रंग बिरंगा दिखता है। वो बहुत मजे उड़ते हैं ना क्लास में, फिर उसके मजे आते हैं ऐसे बच्चों के। फिर इसके बाद बच्चे, इसके अंदर में एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर इस तरह से फोल्ड हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीसोजोम बोलते हैं। मीसोजोम का हेल्प हमने पढ़ा है फंक्शन। ये मीसोजोम क्या करता है? रेप्लिकेशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेप्लिकेशन मतलब सेल को डिवाइड होने में, और ब्रीद करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो R फॉर रेप्लिकेशन और R फॉर रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, नाउ फिर इनके पास क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड कौन सा रीजन होता है बताओ? मैम जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। हाँ, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में ना अलग अलग कोई जगह तो प्रेजेंट है नहीं, न्यूक्लियस तो है नहीं जिसमें कि प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं, तो यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही पड़ा है, और इस रीजन को इसने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड रीजन। इस रीजन को क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड रीजन बोल दिया। ठीक है, ओके, इसी रीजन पे पड़ा रहता है इनका जेनेटिक मटेरियल। ओके, उसके बाद क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटोफोर की वजह से ये कलरफुल दिखते हैं बच्चे। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो अलग अलग कलर के दिखते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने देख मैम लिया। एक और बार मैम बता दो मैम, पीछे मैम आवाज कट होगी थी। क्रोमैटोफोर भी प्रेजेंट होता है बच्चे। क्रोमैटोफोर मतलब कि ये कलर, बिल्कुल कलरफुल दिखते हैं ये। ठीक है, इसी की वजह मैम से ये अटैचमेंट न्यूक्लियस अटैचमेंट बच्चे, अटैच्ड न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि एक रीजन होता है इनके अंदर, इनके सेल के अंदर, जहां पे इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इनके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो कहाँ रखते हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो जेनेटिक मटेरियल जिस रीजन पे ये रखते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। ठीक है, ओके, माइक्रोस्कोप में देखने पर वो रीजन में, उस जगह पे काफी डार्क स्टेन टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा दिखाई देता है। इसका मतलब कि वहां पे क्या है? न्यूक्लियोइड है, वहां पे जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हो गया इनका न्यूक्लियोइड रीजन। बोलिए बोलिए।
मैम क्रोमेटोफोर की वजह से वो रीजन डार्क होता है। नहीं नहीं नहीं, क्रोमेटोफोर की वजह से नहीं, न्यूक्लियाइड रीजन है बच्चे। न्यूक्लियाइड रीजन मतलब कि यहाँ पे इनका क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए में डीएनए किस में रैप होता है, हिस्टोन प्रोटीन में रैप होता है। तो बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, तो दैट्स वाई वहां पे क्या होता है कि वो रीजन कैसा दिखता है, और पूरा जेनेटिक मटेरियल वहां पे सुपर कोइल्ड है, तो इसीलिए ये रीजन कैसा दिखता है, थोड़ा सा डार्क दिखता है। ठीक है। ओके मैम। फिर है इसके अलावा इनके पास सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। इस प्लास्मिड का हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जेनेटिक्स में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जीन थेरेपी वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लास्मिड का। ये आप हायर क्लासेस क्या मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लास्मिड के बारे में डिटेल में। तो अभी आपको बस इतना जानना है कि इसके अलावा ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्मिड। सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्मिड। ठीक है। इसके बाद इनके पास छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, जल्दी बताओ। प्रोटीन सिंथेसाइज कर। प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका काम होता है। वेरी गुड। सेल वॉल हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इनके पास कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है। इंक्लूजन बॉडीज क्या है बच्चे, देखो ये क्या है, रिजर्व फूड होता है इनमें। यस, रिजर्व फूड। ये बटोर बटोर के रखते हैं। अब हर जगह तो इनको खाना नहीं मिलेगा ना इजिली से, हाँ, तो ये क्या करते हैं, जो भी चीजें मिलती है इसको स्टोर कर करके रखते हैं। ओके, तो ये पूरा हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था पिलाई। एक चैप्टर में मैंने पूरा ये स्ट्रक्चर पढ़ाया है बच्चों बना करके। ये पिले का क्या काम होता है बताओ। एडहेशन करता है ये। यस, वेरी गुड, एडहेशन का काम करता है। एडहेशन का क्या मतलब होता है, चिपकना, एक दूसरे सेल से चिपक जाना। और ये एडहेशन हमने पढ़ा था, याद है, यस मैम। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन, ट्रांसडक्शन, याद आया कुछ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जब याद आया तो मुझे ये बताइए ट्रांसडक्शन में हम क्या यूज करते हैं और पिली का कब हम यूज करते हैं, बताओ। पिली का हम किस प्रोसेस में यूज करते हैं, जेनेटिक ट्रांसफर की किस प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं, कंजक्शन में यूज करते हैं, या ट्रांसडक्शन में यूज करते हैं। बताओ। मैम आपने क्या क्या बोले थे, वो एक बार बताना ऑप्शंस। देखो, पिली जो है, पिली का हम कहाँ पे यूज करते हैं जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, कंजक्शन में, या ट्रांसडक्शन में। कुछ याद आया, कंजक्शन। कंजक्शन। कंजक्शन में। Yes, वेरी गुड। conjunction. इसमें यूज करते बच्चे कंजक्शन में। कंजक्शन मतलब कनेक्शन, कंजक्शन मतलब कनेक्शन, जुड़ करके, चिपक करके ये क्या कर रहे हैं, पिली के थ्रू ये चिपक करके क्या कर रहे हैं, जेनेटिक DNA मटेरियल को ट्रांसफर। ले रहे हैं, हाँ, डीएनए Yes, ट्रांसफर ma'am. कर रहे हैं। एंड ट्रांसडक्शन में तो किसका यूज करते हैं बच्चे हम, वायरस। Yeah. वायरस। वायरस का याद Virus. है, वायरस। बैक्टीरियोफेज। हाँ, ठीक है। फिर है बच्चे फ्लैजेला। फ्लैजेला का क्या काम होता है, फ्लैजेला का क्या काम होता है, मूवमेंट। लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन में होता है। और फ्लैजेला में हमने पढ़ा था कि इसकी 3 बॉडी होती है। एक बेसल बॉडी होती है, एक आपका क्या होता है, ये हुक होता है, उसके बाद ये फिलामेंट होता है। ये बेसल बॉडी, ये हुक हो गया, और ये क्या हो गया, फिलामेंट। Filament. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली कैसा होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। यस Yes, मैम। ma'am. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, आर्किया। और यूकैरियोटिक सेल के एनिमल्स, प्लांट्स, plants. फंगाई।
ठीक है, ये सभी किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में। और आपका जो मोनेरा वाला जो है वो किस में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इसमें नहीं होंगे, इसमें होंगे। ठीक है, इसके बाद फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, और ये बना हुआ होता है 2 प्रोटीन का बना होता है, खासकर ट्यूब्यूलिन का बना हुआ होता है। और ये किसका इनमें अगर फ्लैजेला है, ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। अभी जब आगे आप देखोगे फ्लैजेला, सीलिया, उनके अरेंजमेंट देखोगे तो ये चीजें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखते हैं फिर। साइटोप्लाज्म नो साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, और इनमें साइटोस्केलेटन पाया जाता है। साइटोस्केलेटन मतलब कि पतली पतली क्या हो गई, थ्रेड लाइक, हेयर लाइक। ठीक है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है, और इनमें यूकैरियोट में इनमें कोई साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता। तभी अमीबा को देखिए यूं शेप, कैसे भी अपना शेप देता है। और हमारे सेल जो है जल्दी शेप नहीं बदल पाते, हमारे सेल शेप नहीं बदल पाते, क्योंकि क्या है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम इनका छोटा है, किसी का बड़ा है। तो बच्चे इतना ही आपको जानना है, ऐसे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये तो कम ही है, और ज्यादा डिफरेंस आप पढ़ सकते हो, आप खुद से बना सकते हो। इसके पास पिली है, इसके पास पिली नहीं है, इसके पास कैप्सूल है, इसके पास कैप्सूल नहीं है, इसके पास सेल वॉल है, इसके पास सेल वॉल, मतलब ऐसे करके आप दुनिया भर के डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबको पता है, बता चुकी हूँ, यस मैम। है ना। ओके, तो क्या हम किसी को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोबारा समझना तो नहीं है। हम आ जाए यूकैरियोटिक सेल में, एक और बार बता दो मैम प्लीज। आपके सेल में आ जाए। अच्छा, मैम एक मुझे बार बता और दो। देखो बच्चे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। देखो बैक्टीरिया, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया लिए, ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों में रंग डाला। ठीक है, कौन सा रंग डाला भाई, क्रिस्टल वायलेट डाई डाला। ठीक है, उसमें उन्होंने रंग डाला, तो जब रंग डाला तो उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया रंग गए, कुछ बैक्टीरिया नहीं रंग पाए। ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया रंग गए, ये बैक्टीरिया कैसे हो गए, वायलेट कलर के, और इन पे रंग नहीं चढ़ा, इन पे रंग पूरे इतने लेयर देखो नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा इन पे रंग, क्योंकि इनके पास एक खास मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी हुई थी बच्चे, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन थी। लेकिन इनके पास वो लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन नहीं थी। वही मैंने बोला कि जैसे आप ऑयल लगा करके जाते हो ना, एक लेयर लगा के जाते तो आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ता। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास एक अलग से एक लेयर होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी डाई का कलर नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो इन पे रंग नहीं चढ़ा, तो ये ग्राम नेगेटिव है। तो इसके इनके जब स्ट्रक्चर को देखा गया तो पता चला भाई इनके पास एक अलग से लेयर है जो इनको प्रोटेक्ट करती है रंगने से। ठीक है, तो ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से भी, बहुत ही खूंखार टाइप के होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भाई। क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ अलग है ना, कुछ अलग जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, कुछ नहीं होने वाला इनका। समझ गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आप इजिली मार सकते हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आप इजिली नहीं मार सकते। ओके, नाउ अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ गया, डायग्राम से ही पढ़ाना होगा मुझे, चलो ठीक है। टाइम बचा है ना अभी हमारे पास, मुझे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट चाहिए होंगे। मैम 7 मिनट है। इतना नहीं है। ओके, ओनली 7 मिनट, तो फिर तो आज इतना ही रहने दो बच्चे, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वे में यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करना है। इट इज जस्ट लाइक द स्मार्ट सिटी, जैसे कोई एक स्मार्ट सिटी के बारे में हम समझते हैं ना, वैसा है बच्चे पूरा हमारा सेल। बहुत मजा आएगा जब हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ, अब चलो मैं कुछ आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ आपको। ठीक है,
अभी मैंने आपको, हाँ अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में हमारे सेल से ज्यादा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक बैक्टीरिया। है। और वो बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया, फालतू के बैक्टीरिया नहीं है बच्चे। इसके बाद मैम हाँ मैम ये जो स्टेम सेल्स जाइगोट में प्रेजेंट होता है उन्हें ही जो है टिप्टो जो वो, टॉटिपोटेंसी। हाँ हम्म मैम ये जो स्टेम सेल होता है जाइगोट में प्रेजेंट होता है इन्हें ही जो है टिप्टोपोटी। जाइगोट में प्रेजेंट नहीं होता बच्चे, जाइगोट में प्रेजेंट नहीं होता है ये, जाइगोट से धीरे धीरे डेवलप होकर के बनता है। जैसे प्लांट सेल में आपने देखा ना कि एक अलग तरह का, पहले क्या थे, प्राइमरी जाइलम थे, उसके बाद मेरिस्टेम था, मेरिस्टेम से फिर और डेवलप किया, फिर और सेकेंडरी जाइलम बना, है ना, डिफरेंशिएट करते करते। तो वैसे ही बच्चे इसमें भी, हम में भी क्या होता है कि जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड होते होते फिर क्या बनाते हैं, कुछ स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक तरह से लो तो जाइगोट कंप्लीट एक स्टेम सेल है, क्योंकि उसमें टोटिपोटेंसी है, वही डिवाइड हो करके अलग अलग क्या बनाता है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स बना देता, सॉरी अलग अलग ऑर्गन्स बनाता है, ठीक है। तो इनको फिर रखा जाता है प्रिजर्व करके। तो जब भी कोई बीमारी वगैरह होती है ना, मान लो आईज की डिजीज है या कुछ है, तो उसमें भी यूज किया जाता है। आगे जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। एंड आप लोगों को तो ये सब नहीं पढ़ना है, इसके मेजरमेंट। जो फॉरेन कंट्रीज में जब इसकी पढ़ाई होती है ना सेल बायोलॉजी में, उसमें हम इसके मेजरमेंट्स तक पढ़ते हैं, एक एक सेल के मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसका मेजरमेंट कितना आएगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है। फिर हमने जो कैलकुलेट किया है, बहुत कुछ होता है उसमें, तो वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो उनकी तो सेल बायोलॉजी बहुत भयंकर लेवल की होती है, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स को, सिंगापुर के स्टूडेंट्स को, फिर यूएई के स्टूडेंट्स को। तो उनकी सेल बायोलॉजी भाई बहुत हाई लेवल की होती है, आप लोगों को तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं आपको बता रही थी सेल के बारे में बच्चे। सेल हमारे पास 100 ट्रिलियन सेल होता है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर एक नेल को ले लिया जाए ना, नेल समझ रहे हैं ना, ये वाली नेल नहीं, मतलब जो कील वाली जो नेल होती है, ठीक है, कील वाली जो नेल होती है, हाँ, तो उसकी अगर नोक पे अगर मैं रखना चाहूं सेल को, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल आ जाएंगे, कई थाउजेंड्स ऑफ सेल, सिर्फ 1000 नहीं, कई थाउजेंड्स ऑफ सेल आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हर दिन हमारे मिलियंस ऑफ सेल डाई होते हैं, और मिलियंस ऑफ न्यू सेल आते हैं, मिलियंस ऑफ सेल डाई होते हैं एंड मिलियंस ऑफ न्यू सेल आते हैं। तो जब आप फेस वॉश करते हो तो आप देखते हो ना कि चेहरा एकदम से अचानक से क्लीन हो जाता है। आपने एड में सुना होगा, एक्सफोलिएट योर स्किन, एक्सफोलिएट योर बॉडी, है ना। तो गंदगी जमने के साथ साथ क्या होते हैं, डेड सेल। देखा होगा पॉन्ड्स का या गार्नियर, ये सब में आता है ना कि डेड सेल को हटाता है, dead cell। यस हाँ, तो भाई डेड सेल आपके क्या होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, अगर आप उसको साफ ना करो। तो साफ नहीं करोगे तो चिपकते जाएंगे डेड सेल, फिर उसके ऊपर नए सेल नए सेल नए सेल, समझ गए। तो आपको स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान नहीं रखो, पूरी बॉडी में ध्यान रखो, है ना। तो हर दिन मिलियंस ऑफ सेल बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर 24 घंटे में सेल डिवाइड होता रहता है, हर 24 घंटे में सेल डिवाइड हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटा हो गया, फिर अगले 1 घंटे में सेल का 1 घंटा पूरेगा। भाई एक सेल का 24 घंटा अभी है, 1 मिनट बाद है, तो दूसरे सेल का अभी हो रहा होगा, तीसरे सेल का उसके 1 मिनट बाद होगा, है ना। तो इस तरह से हर सेल जो है वो हर 1 घंटे में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बच्चे, न्यू सेल डेवलप हो रहे हैं, ओके। तो आपके न्यू सेल डेवलप हो रहे हैं, तो आपको ओल्ड सेल को क्या करना है, वाइप भी तो करना है। और जब आप सो करके उठते हैं, जब आप गद्दे झाड़ते हैं, बिस्तर झाड़ते हैं, ठीक है, बेड
बेड को बनाते हैं बच्चे उस समय, तो डस्ट के साथ आपके बहुत सारे सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं उस बिस्तर पे। तो आपको डेली बिस्तर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डेड सेल है ना उसमें। उसमें कितने सारे मतलब मिलियंस ऑफ आप जो हैं गिरे हुए हैं, तो उसको क्लीन करना जरूरी है। अगर आप सिंगल सेल को मानते हैं कि ये कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल को मानते हैं कि कंप्लीट दीप्ति बना सकती है, एक सिंगल सेल कंप्लीट अंकिता बना सकती है, तो बताओ कितने सारे सेल आपके बेड पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो कितने सारे अंकिता, कितने सारे दीप्ति पड़े हुए हैं, तो उनको क्या करना है, पुराने को साफ करना है। समझ गए? ओके, तो ये है बच्चे सेल का थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैम मैम आपने कहा आपने यूएई और सिंगापुर के बच्चों को पढ़ा रखा है, मतलब उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि मतलब किस जो सेल ऑर्गेनेली है उसके कितने मतलब हाँ, सेंटीमीटर है? मैम हाँ आपको हाँ पता है? हाँ, इसकी मेजरमेंट होती